गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपने दिन का भरपूर तरीके से आगाज़ करने की तैयारियों में होंगे सब लोग, और दिन भर की टेंशन्स जो हैं वो आपके दिमाग पे भी सवार होंगी कि आगे क्या होगा, मीटिंग है, कहीं जाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है। बाज़ों का तो उसकी भी बहुत टेंशन हो जाती है कि अगर ये फंक्शन अटेंड करना है तो किस तरह से वो टाइम मैनेजमेंट होगी। तो कल जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ को बेसिकली अपने टाइम को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत होती है। अपने दिन को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका सबसे बेहतर ये होता है, कल हमें फ़ातिमा भी ये बात बता रही थी कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं एक डायरी के अंदर, जिससे आपको पता हो कि नेक्स्ट डे आपने क्या करना है और टाइम मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली हो। तो ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि बस सुबह बंदा उठे और उसके बाद उसको टेंशन्स रहें, अच्छा अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसको मैनेज किस तरह से करना है। तो ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के सेगमेंट में हमारे साथ देंगी नोवेरा आज हमें बताएंगी कि किस तरह से वो अपना स्कूल बैग सेट करती हैं। हमने बताया ना, छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत मैटर करती हैं एक दिन में आपकी। अक्सर बच्चे जब सुबह उठते हैं उनको रात को नहीं पता होता कि कल कौन कौन सी उनकी क्लासेस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन सी चीज़ें उनके बैग में ज़रूरत है। तो वो चीज़ें वो सुबह उठ के देख रहे होते हैं और कुछ मिस भी हो जाती हैं, और बहुत जल्दी जल्दी में वो इस पूरे, मैं कहूँगी एक प्रोसेस होता है, उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते। तो आज नोवेरा अपना बैग लेकर आई हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं वो। हम सबको पता है नोवेरा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और अपनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं और हमें आकर बताती भी हैं। तो आज अपना स्कूल बैग लेकर आई हैं वो, और अपने स्कूल बैग में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी वो किस तरह से सेट करती हैं, किस तरह से उनका ख्याल रखती हैं, वो सब चीज़ें आज वो हमें बताएंगी किस सेगमेंट में। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए कि नोवेरा, मैं थोड़ा सा एक लिंक भी कर दूँगी ना, मैं ज़रा याद करूँगी कि जब मेरा स्कूल बैग होता था मैं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रखती थी। तो आप लोग भी ज़रा आज देखिएगा और बताइएगा कि आप लोग क्या रखते थे अपने स्कूल बैग में जब आप बच्चे थे, और अगर बच्चे हमें देख रहे हैं तो वो बताएंगे कि वो अब क्या रखते हैं अपने स्कूल बैग में, क्या क्या चीज़ें। इसके अलावा जनाब, गुड न्यूज़ में आज एक सरप्राइज़ है। 3 अच्छी खबरें तो हैं आपके लिए, 3 अच्छी खबरें होंगी, सेम वही पैटर्न, लेकिन डेफिनेटली खबरें हर दिन एक नई एक्साइटिंग खबरें होती हैं और वो बहुत अच्छी होंगी। लेकिन आज हमारा कौन साथ देगा, आज हमें खबरें कौन सुनाएगा, ये जो है हम रिवील करेंगे हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट में, जो डेली हमारे पास गुड न्यूज़ लेकर आती हैं। अमारा, तैयबा, फ़ातिमा, आज इनमें से कोई भी नहीं है, आज एक नया फेस होगा। तो ये सरप्राइज़ जो है वो हम रिवील करेंगे हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट में। ट्रेनर काशिफ हमारा साथ देंगे और आज ट्रेनर काशिफ हमें बताएंगे कि जो एक्सरसाइज बॉल होती है उसको किस तरह से फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। स्ट्रेंथ बॉडी में बहुत ज़रूरी है, और ट्रेनर काशिफ जब आते हैं तो यू नो कि एक वैसे ही बंदा एनर्जेटिक हो जाता है और पूरा दिन आपका वैसे ही ऑर्गेनाइज हो जाता है कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, और सुबह सुबह एक्सरसाइज हो जाएगी तो डेफिनेटली आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, प्रोडक्टिव भी हो जाएंगे और आप एक्टिव भी हो जाएंगे। हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट आज मैं ज्वाइन करेंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा, और डॉक्टर ताहिरा आज हमें बताएंगी जो अभी आजकल का मौसम है ना, मानसून, हम कहते हैं बारिशें बहुत हो रही हैं, बरसात का मौसम है, उस पर बहुत सारे लोग कहते हैं गला ख़राब हो गया, बुखार हो गया, बहुत सारी बीमारियां हो गई। तो आज डॉक्टर ताहिरा हमें बताएंगी कि मानसून के मौसम में जो बीमारियां होती हैं उनको किस तरह से उनसे हम बच सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से उसको क्योर किया जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रिवेंशन क्या है इसकी, ये बहुत ज़रूरी है, हम बच किस तरह सकते हैं इन बीमारियों से। ये आज हमें बताएंगी डॉक्टर ताहिरा। और डेफिनेटली डेंगू, मलेरिया, आजकल डेंगू स्पेशली बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, तो ये सेगमेंट अभी आपका आज देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस तरह बात करें डेंगू भी फैला हुआ है, बहुत सारी बीमारियाँ फैली हुई हैं, तो ये सेगमेंट आपने मिस नहीं करना अगर आप बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं जनाब। इसके अलावा हमारा मेन सेगमेंट, गेस्ट सेगमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा की तरह हम ऐसे गेस्ट लेकर आते हैं आपके लिए जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं। तो आज हमें ज्वाइन करेंगे असरार शाह। किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है वो, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है वो, और वो डेफिनेटली सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, और लाहौर स्टूडियो में प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है। तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे आज उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, इंस्पिरेशन, किस तरह से वो स्टार बने और पूरी जर्नी क्या थी उनके स्टार बनने की, कि आज पूरी दुनिया उनको जानती है। तो उनसे आज हम उनके बारे में जानेंगे। जनाब, राइजिंग पाकिस्तान, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर सेगमेंट ही
एक से बढ़ के एक है हमारे पास। हम हमेशा की तरह आपकी चॉइस के मुताबिक सेगमेंट्स लेकर आते हैं। नुवेरा बहुत इंतज़ार कर रही है, मेरा बैग शैग उन्होंने लटकाया हुआ, वो कह रही है कि आप जल्दी करें सबीना आपी, आप अभी मुझे टाइम देंगी और मैं अपनी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, तो मुझे स्कूल भी जाना है, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। उनको ज़्यादा इंतज़ार हम नहीं कर पाएंगे ताकि वो अपने स्कूल से भी लेट ना हो। तो आप देखिए राइजिंग पाकिस्तान, कहीं मत जाइएगा, आपने कहीं नहीं जाना, टीवी के सामने ऐसे ही बैठना है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान और नुवेरा अपना बैग ले आई हैं। नुवेरा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबीन आंटी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने तो अनाउंस किया था, आप मुझे कहेंगे सबीन आपी, आप मुझे आंटी कह रही हैं नुवेरा। बड़ा बड़ा फील होता है ना, ऐसा ही है। तो आपको पता है कि स्कूल डे स्टार्ट हो गए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्कूल डेज की होती है कि बैग। और नवेरा हम डिस्कस मैं ये भी नाज़रीन को बता रही हूँ, स्पेशली जो बच्चे देख रहे थे, मैं उनको बता रही थी कि ऑर्गेनाइज होना कितना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, कि आपका इवन अगर बैग भी है तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बैग के अंदर क्या रखना है और रात को बैग सेट करके सोना चाहिए। रात को आप भी अपना स्कूल बैग सेट करके सोती हैं? जी, ये भी एक मेरे पास एक टिप है तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पता है जब आप सुबह उठते हो आपको ब्रेकफास्ट भी करना होता है, चेंज भी करना होता है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता बैग पैक करने का, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं रात को सारे जो मेरे पेंसिल शार्पनर्स सारी मैं पहले अपना बैग खाली कर देती हूँ, फिर मैं उसमें चीज़ें डालती हूँ। अच्छा, तो आपके बैग में आज क्या है? तो मैं आपको बताऊंगी मेरे बैग में क्या है। तो अब मैं आप इसकी जिप खोलूं। अच्छा, तो पहले जो मैं अपने बैग में रखती हूँ जो है मेरा फाइल। और अगर मैम हम लोगों को कोई पेपर्स इम्पोर्टेंट दे दे तो फिर मैं सबसे ज़्यादा फाइल हम लोगों को ज़रूर कैरी करनी चाहिए। और ये मेरे एक टिप है, जो सारी जो मेरी बड़ी आपको पता है जैसे रफ रजिस्टर्स बड़े से होते हैं वो मैं अपने बैक ऑफ द बैग में रख लूँ ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले वो। ओके, और फाइल का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर औकात आपको नोट्स मिलते हैं, आपके पास पेपर्स होते हैं, अगर आप बैग में ऐसे डाल देते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको एज इट इज़ उसको फाइल में रखना होता है। ये आपका रजिस्टर है, राइट? जी। ओके, इसमें आप चीज़ें नोट डाउन करती हैं सारी। ये एक बड़ा रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं कोई बुक भूल गई या मैं जैसे एक टेक्स्ट बुक भूल गई तो मैं इसमें नोट डाउन कर सकती हूँ चीज़ें। तो जब मैं अपनी बुक लेके आऊँ मैं उसमें लिख दूँ। ओके, ज़बरदस्त। और क्या है इसके अलावा नुवेरा? और क्या है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरा पेंसिल बॉक्स। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ है ना। इसके अंदर मैं देखती हूँ आपके पास किस तरह की इरेजर्स है, किस तरह की शार्पनर्स हैं। तो मेरे पास दो तरह के बॉक्सेस हैं। एक इधर ही होगा, तो एक इमरजेंसी होता है, इसमें सारी इमरजेंसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हाइलाइटर, पेन। आपको एक्स्ट्रा पेंसिल ज़रूर रखनी चाहिए अगर आपकी फ्रेंड मांग ले या आपकी एक पेंसिल टूट गई, और एक शार्पनर। तो ये एक्स्ट्रा पाउच है जो कि आपके पास होना चाहिए कि अगर कोई आपसे मांग ले तो उसकी हेल्प के लिए आपको उसको दे देना चाहिए। तो मेरा ये कितना अच्छा जेस्चर है, मतलब मुझे लिटरली बहुत मैं इंस्पायर हुई हूँ आपकी इस बात से कि एक चीज़ अपने लिए और एक चीज़ दूसरों के लिए। एक पाउच के अक्सर औकात कोई भूल भी सकता है, आप भी भूल सकते हैं, कोई भी भूल सकता है, तो आप अपने क्लास फेलोज की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं इस तरह से। वेरी नाइस। तो अब मेरे पास है अपना इमरजेंसी किट। तो आपको पता है कभी कभी मैं कुछ लोग अपना लंच भी भूल सकते हैं, तो मैं अब इसको अभी खोलती हूँ। तो कुछ लोग अपना लंच भी भूल जाते हैं, तो मैं ग्रेनोला बार्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके ग्रेनोला बार्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपको चाहिए एनर्जाइज होने के लिए, और अगर आपकी एनर्जी डाउन होगी या आप अच्छा फील नहीं करें तो ये बहुत अच्छा होता है आपको एनर्जी देने में, और ये ख़राब भी नहीं होता। बिल्कुल ज़बरदस्त। और मतलब अगर आपको लंच आप
खुद भी अगर आप लंच भूल गए तो आपके पास एक होना चाहिए कि आपका एनर्जी लेवल डाउन ना हो, ताकि आपकी कंसंट्रेशन लूज ना हो अपनी पढ़ाई से, अपने काम से, स्कूल से। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा इतने अच्छे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? किसने इतना, और मम्मा ने बहुत हेल्प किया होगा? मामा ने भी बहुत हेल्प किया, और मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है, और टीचर्स भी बताती हैं ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। अच्छा, आप ऑर्गेनाइज का वर्ड सबसे सुनोगे, अपने फ्रेंड से सुनोगे, अपनी मामा से सुनोगे, अपने किसी से भी सुनेंगे। सो आपको हर वक्त ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी है। और कुछ है बैग में? जी और भी है, दिखाएं ना, हम चाहते हैं नोवेरा का पूरा बैग हम देखें, जितनी चीज़ें नोवेरा स्कूल लेकर जाती है वो सब हमें पता होनी चाहिए। ये सेंसरी टॉय। अब आपको पता है टॉयज तो अलाउ नहीं होते स्कूल में। मेरा अगला सवाल यही था कि आपको किसने अलाउ किए टॉयज स्कूल में? जब आपको पता है कभी कभी टीचर एब्सेंट हो जाती हैं और फिर आपको कुछ करना होता है और आप बहुत बोर होते हो, या टीचर कहती हैं अच्छा आपने बस चुप रहना है और आप फ्री हो जाओ, तो मैं ये टॉय लेती हूँ। जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ या असेसमेंट्स वेव मेरे ऊपर आ जाती है, ये वाली असेसमेंट, वो वाली असेसमेंट, तो मैं हर वक्त इसको फील करती हूँ। ये आप भी फील करें। मुझे दिखाएं। अच्छा, इससे तो ये देखो, इससे तो ऐसे लगता है जैसे एंजाइटी भी आपकी सही होती है, ऐसा है जी। तो इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है बेसिकली, अगर आप इससे कोई एक्टिविटी आपको मिल गई और आप बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं। किड्स बहुत अच्छा। अब आप सेगमेंट करें, मतलब आप करें, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, ठीक है? किड्स को एंजाइटी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जैसे कि एग्जाम्स अगर कभी आ जाएं या असेसमेंट्स आ जाएं या बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला हो, थोड़ा सा स्ट्रेस सबको होता है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा स्ट्रेस तो सबको होता है, मतलब किड्स को भी स्ट्रेस हो सकता है। लोग से कहते हैं बच्चों को क्या परेशानी होती है, बच्चों को भी बड़ी परेशानियां होती हैं। टेस्ट की परेशानी टेस्ट की परेशानी अच्छा जी, और क्या है? और मेरे पास है, मैं फिर से अपना इमरजेंसी किट दिखा रही हूँ, और मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ। आपको पता है जैसे एक स्कूल की बुक्स है ना, तो फिर वो इतनी सिमिलर लगती हैं, नोटबुक्स, रफ रजिस्टर और ये टेक्स्ट बुक्स बहुत सेम लगती हैं ना। बिल्कुल। तो मैं ये आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एक मार्कर या पेंसिल ले लें और आप उनकी फ्रंट साइड को कलर कर लें। अच्छा। जो जब आप कलर करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रीन साइंस के लिए हो गया, ब्लू मैथ्स के लिए हो गया, तो आपको पता हो कि ये मेरी मैथ्स बुक है और ये मेरी साइंस बुक है, ये मेरी आर्ट बुक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी टेक्स्ट बुक्स को लेती हूँ और मैं उनको कलर कर देती हूँ। अच्छा, आप उसको कलर कर देती है, देन यू नो कि अच्छा ये बुक ऐसे, वरना आपको तो हर नोटबुक क्योंकि सिमिलर होती है उसको खोल खोल के देखना पड़ता है, अच्छा ये मैथ्स की है, इंग्लिश की है, उर्दू की है या कौन सी है। ये बहुत अच्छा आइडिया है, मतलब ये वाकई बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा नोवेरा, आपका शौक है जिस तरह से शार्पनर्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, पेंसिल्स अच्छी अच्छी आजकल आ जाती हैं, जिसको हम बचपन में, मुझे याद है मैं कहती थी मैजिकल पेंसिल है, क्योंकि उसकी शेप थोड़ी सी मैजिक टाइप होती थी और सब। तो ऐसे शौक हैं अभी या नहीं? सच नहीं आपको है। पता है कि जब आप बड़ी क्लास में जाते हो आपके सारे शौक खत्म हो जाते हैं और पढ़ाई की शौक इतनी बड़ी नोवेरा इतनी बड़ी हो गई हैं, ये सब सुन लें कि इनके शौक सारे खत्म हो चुके हैं। नोवेरा ये क्या था? शौक तो है मेरे पास बहुत शौक है, लेकिन असेसमेंट की भी मेरे पास शौक बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन अभी आप छोटी बच्ची भी हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय भी करना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह नोवेरा, आप जिस तरह मैच्योर हैं, जिस तरह से आप चीज़ें प्रेजेंट करती हैं सब कुछ, तो मैं वाकई कहूँगी कि आप तो वाकई बड़ी हो गई हैं। थैंक यू सो मच नोवेरा, अपना स्कूल बैग हमसे शेयर करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देने के लिए। अब जो भी हमें बच्चे देख रहे होंगे उनको पता हो गया उन्होंने ऑर्गेनाइज किस तरह से रहना है, उन्होंने किस तरह से अपना स्कूल बैग जो है वो प्रिपेयर करना है, ताकि वो सुबह के टाइम ना कोई हसल बसल ना हो, है ना, वो फिर दिन बड़ा इरिटेटिंग हो सकता है। हैव अ गुड डे। टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास। हैव अ गुड डे नोवेरा। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सरप्राइज आपको देंगे। मैंने आपसे कहा था कि आज बहुत ज़्यादा एक अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन है। अनप्रेडिक्टेबल क्यों है ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट में, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में सरप्राइज का वक्त हुआ जाता है।
सरप्राइज़ इस वजह से सुबह से हम सरप्राइज़ लगे हुए। एक्चुअली हुआ ये कि जब हमने परसों अपनी एनिवर्सरी 20th को हमने सेलिब्रेट की, 3rd बर्थडे, तो उसमें सब इतने एक्साइटेड थे और जब बात हो रही थी बैठे हुए भी कि किसकी न्यूज़ सबसे अच्छी होती है, किसकी अच्छी होती है, तो आज जो है वो तीनों हमारी गुड न्यूज़ की होस्ट जो हैं वो आ गई। ये हमारे साथ एक ऐसा एक सिचुएशन आ गई और वो तीनों आ गई। तो मैंने कहा कि आप तीनों बैठे नाश्ता करें, चाय पिएं और मैं जो हूँ ना आज तीनों गुड न्यूज़ सुनाऊंगी। तो मैंने कहा आज मैं अकेला आपका साथ दूंगी और अकेले ही आपको तीनों गुड न्यूज़ सुनाएंगी। कबूल है? हाँ, मुझे आवाज़ आ गई, कबूल है। नहीं भी है तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ आपको। नाज़रीन, अच्छा, तीनों गुड न्यूज़ जो हैं हमारे पास आज एक से बढ़ के एक हैं, बहुत अच्छी हैं। स्पेशली ख़वातीन की बहुत ज़्यादा बातचीत है इसके अंदर, जिससे डेफिनेटली हमेशा जब भी मैं और कोई भी सेगमेंट होस्ट आती है, कोई भी खातून अगर कोई भी न्यूज़ प्रेजेंट कर रही होती है तो हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। हमारे लिए एक ऐसा मोमेंट होता है कि हम चाहते हैं कि बस इसी तरह से ख़वातीन जो हैं वो आगे बढ़ती रहें। जो पहली गुड न्यूज़ मेरे पास है वो भी इसी से रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक ऐसी बहादुर खातून से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि मैं अभी आपको गिनवाऊंगी और आप गिनते चले जाएं कि क्या क्या काम उन्होंने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए किए। और कहा जाता है ना कि ये काम कोई भी खातून नहीं कर सकती, ये काम कोई भी खातून नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जमीला से मैं आज आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ। जमीला की जो बहादुरी की कहानी है वो बहुत ही लंबी है। उन्होंने सबसे पहले जो है वो दुकान बनाई। वहाँ पर कहा जाता है ना, ख़वातीन शॉपकीपर्स हमें बहुत कम मिल रही होती हैं। स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी जो है वो दुकान बनाई। इसके अलावा जमीला ने रिक्शा भी चलाया। अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने सिस्टम को रन करने के लिए उन्होंने रिक्शा भी चलाया। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पर भी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होती है, बहुत कम। वहाँ पर उन्होंने समोसे पकोड़े की रेडी भी लगाई और डेफिनेटली वहाँ पर जो कुछ हमें फीडबैक भी मौसूल हुआ, वहाँ पर भी हमें पता चला कि कितना उसको पसंद भी किया गया। और फिर जब ये सब उन्होंने ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए तो एक और स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की बारी है, वो ये कि उन्होंने ऑयल चेंज करने का काम भी शुरू किया। गाड़ियों का ऑयल भी उन्होंने चेंज किया। और इसके अलावा अभी तक जो है वो अपनी ज़िंदगी वो बहादुरी से वो गुजार रही हैं और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। जब मैं बात करती हूँ कि मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं तो वो यही स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमारी सोसाइटी ने एक तरह से बिल्डअप किए हुए हैं कि ये कोई खातून नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी भी हमें बहुत कम ख़वातीन ऐसी नज़र आती हैं जो कि इस तरह के काम कर रही होती हैं कि गाड़ियों का ऑयल चेंज करें। इसके अलावा समोसे वगैरह की इस तरह से रेडी, क्योंकि ख़वातीन वैसे भी कुकिंग में बहुत अच्छी होती हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए उसको एज एन ऑक्यूपेशन जो है वो ज्वाइन करें। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जमीला जैसी जो ख़वातीन होती हैं बेसिकली वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन होती हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, क्योंकि अक्सर औकात हम यही बातें कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब कहाँ पर जाएं, हम क्या करें। तो आई थिंक जब हर खातून जो है वो इसी तरह से बाहर निकलेगी और अपनी किसी पे डिपेंडेंट हुए बगैर इंडिपेंडेंटली अपना एक सिस्टम रन करेंगी, अपना एक बिज़नेस रन करेंगी, तो डेफिनेटली इस मुल्क में जो है वो तरक्की, क्योंकि कहते हैं ना ख़वातीन के बगैर मुल्क की तरक्की का कोई भी वो नहीं होता, चांस नहीं होता। तो जब ख़वातीन ऐड हो जाती हैं उनकी तरक्की, तो वो डेफिनेटली एक चीज़ जो है वो मुल्क बहुत आगे जा सकता है। सेकेंड गुड न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है हमारे लिए। बेसिकली एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ कि ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है प्रोग्राम वो स्टार्ट हो गया है। गुड न्यूज़ ये है कि अमेरिकन एम्बेसी ने HEC के ताउन से काबिल नौजवानों के लिए ग्रेजुएट अवार्ड स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। और इसमें ख़ास तौर पर उन नौजवानों को, उस यूथ को वो तरजीह देंगे जो कि किसी भी वजह से फाइनेंशियली तौर पर अपनी तालीम को आगे नहीं लेकर चल सकते, उसको परस्यू नहीं कर पाते। तो ये बेसिकली उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि अब जो है अमेरिकन एम्बेसी ने HEC के ताउन से एक कोलैबोरेशन के साथ उनको स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया ताकि वो पढ़ सकें और मुल्क की तरक्की में जो है अपना किरदार अदा कर सकें। दही इलाकों को भी इसमें फोकियत दी जाएगी और
इसके अलावा 2003 से अब तक 5300 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जा चुकी है। तो नाज़रीन, बेसिकली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है। इनिशिएटिव इस वजह से मैं इसको बहुत अच्छा भी बोलती हूँ क्योंकि हम बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं जो कि जो फाइनेंशियल नीड्स जिनकी नहीं पूरी हो पा रही होती और बहुत काबिल होते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत टैलेंट है, लेकिन ऑब्वियसली अगर तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती और इतने वसाइल नहीं होते तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है। इससे मैं एक चीज़ छोटी सी ये भी रिलेट करना चाहूँगी कि इदारों का काम तो अपनी जगह होता है, इदारों ने बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी कम्युनिटी लेवल पे अपने इर्द गिर्द भी अगर लोगों को देखें, आप अपनी कम्युनिटी लेवल पे अगर जाकर आप लोगों को देखते हैं और वहाँ पर आपको नज़र आता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि पढ़ना चाहता है और जिसके पास वसाइल नहीं है, तो आप फ़ंड्स इकट्ठे कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी लेवल पे और उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। जनाब, तीसरी गुड न्यूज़ भी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि ख़वातीन से रिलेटेड जो ख़बरें होती हैं मेरे अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं और जब कुछ अचीव करके आती है कोई भी खातून तो वो वाकई ही हम सब, इवन मैं सिर्फ खातून के, हमारे स्टूडियो में जितने मर्द भी होते हैं वो भी उनसे जो है वो भी प्राउड फील कर रहे होते हैं। तीसरी गुड न्यूज़ है एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपना आप साबित किया है, अपने आप को प्रूफ किया है। आपको मिलवाते हैं जनाब सपना चांडियो से, जिन्होंने ना सिर्फ एशिया स्टार अवार्ड जीता है बल्कि वो जीतने वाली सबसे कम उम्र लड़की भी हैं। स्क्रीन पे भी अभी हम देख सकते हैं कि कितनी यंग है, टैलेंटेड हैं और कितनी करिस्मेटिक सी इनकी पर्सनालिटी है। और इस वक्त हम अवार्ड की पिक्चर भी देख रहे हैं। एशियन एजुकेशन समिट में सपना ने तालीमी सरगर्मियों के हवाले से जो आइडियाज़ पेश किए, अब वो इसे काबिल अमल बनाने के लिए काम कर रही हैं। और इस वक्त हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं सपना किस तरह से प्राउडली इस पिक्चर में हमें नज़र आ रही है कि किस तरह से वो प्राउड फील कर रही हैं। ऐसे जो ख़वातीन हैं वो हमारे लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है, हम इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और यही है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाती हैं, उनका नाम रोशन करती हैं। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक पे हम जब जाएंगे तो मैं देखूंगी वो तीनों क्या कर रही हैं, क्या उन्होंने नाश्ता कंप्लीट कर लिया और आज मेरी खैर नहीं है क्योंकि मैंने आगे खबरें सुनानी शुरू कर दी। लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ ज्वाइन करेंगे जो कि आज बताएंगे कि जो एक्सरसाइज बॉल होती है उसको फुल बॉडी स्ट्रेंथ के लिए किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो आज का वर्कआउट वो आपने उनके साथ मिलकर करना है, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। जी तो साथियों, अब वक्त हुआ चाहता है वर्जिश करने का। जल्दी से उठ जाइए क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बॉल जिसके बारे में सबीन ने जिक्र किया थोड़ी देर पहले। इसको हम योगा बॉल भी कहते हैं, इसको हम बॉसू बॉल भी कहते हैं, इसको हम एक्सरसाइज बॉल भी कहते हैं। दिखाऊँ आपको, आप यकीनन बेताब होंगे। ये बॉल है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी में स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स को टोन करने के लिए। साथियों, इसका इस्तेमाल करते हुए हम आज फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे। अरे भाई इधर आओ, हमने वर्जिश करनी, कहीं मत जाओ। अच्छा, फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे साथियों। इसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज हम यूज़ कर रहे होंगे। इसकी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको कि आपको कहाँ से मिल सकता है। ये जो बॉल है आपको किसी भी स्पोर्ट शॉप से मिल सकता है, आसानी मिल सकता है। अंग्रेज़ी में कहते हैं एंटी स्लिपरी, एंटी बर्स्ट, यानी कि उर्दू में तर्जुमा करें तो आपने वो बॉल ख़रीदना है स्पोर्ट शॉप पे जाके, उनसे कहना है कि जो स्लिपरी ना हो, स्लिप ना करे वर्जिश के दौरान और फटे नहीं, ताकि आप कंफर्टेबली वर्जिश की हरकत कर सकें। ठीक है साथियों, तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की हमारी पहली एक्सरसाइज का। हमने क्या करना है कि हमने इस बॉल को यहाँ रखना है और उस जगह पे रखना है जो सरफेस आपकी वो भी स्लिपरी ना हो। मैट का इस्तेमाल कीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इस गेंद को यहाँ रखा, एक पाँव उसके ऊपर रखा, अपनी जो पिंडली है साथियों, पिंडली रखनी है पूरी, ठीक है, और पंजा। उसके बाद हम नीचे की जानिब जाएंगे। अब इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी साथियों, हमारी बैलेंस स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। इसमें हमने क्या करना है, पाँव रखा, साथ ही हमने दूसरा पाँव रखा। एहतियात से हमने अपनी बॉडी को अलाइन करना है, इंगेज करना है और हमने यहाँ जाके, अब देखिए बॉल की मूवमेंट है आपके पूरे जिस्म में स्टेबिलिटी के लिए, ख़ास तौर पे पेट वाला जो हिस्सा है वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी। कोशिश करें कि अपनी बैक को ड्रॉप ना करें, आप ना ज़्यादा ऊपर जाएं, इसको स्टेबल रखें और कंट्रोल मूवमेंट में ये कीजिए।
आपके जिस्म का जो तवाज़ुन है वो बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी में फोकस बढ़ेगा। एहतियात से आगाज़ में आप सिर्फ 1 से 2 वर्जिश की हरकत कीजिए और आहिस्ता से पाँव रख के बिल्कुल एहतियात से। मैं हमेशा से दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप वर्जिश कीजिए उसमें इंजरी का एहतमाल होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। साथियों, आप हमेशा से जब भी वर्जिश का आगाज़ करें और इख्तिताम तक आप इतने चौकन्ना होकर वर्जिश करें कि आपकी जो वर्जिश की हरकत है जब आप कसरत कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा आपने कॉन्शियस रहना है, फोकस रहना है कि कहीं इंजरी ना हो जाए। आखिरी रेप तक और पहले रेप से स्टार्ट करते वक्त, ठीक है, वहाँ पे इंजरी का एहतमाल होता है। इसके बाद हमारी वर्जिश की दूसरी हरकत है साथियों, हमने क्या करना है, इसी बॉल को यहाँ पे लेके आए, स्टेबल किया, यहाँ पे हाथ रखे, पंजों को सही तरीके से गाड़ना है, हाथ खोलने हैं और आगे की जानिब जाएंगे, कंट्रोल करना है इसको और बेंट करना है ऑल द वे, कंट्रोल बेंट, ऊपर की जानिब जाएंगे। ये हमारे बाजू और शोल्डर्स इन्वॉल्व हैं। ज़ाहिर है हमारा पेट का हिस्सा भी इन्वॉल्व होगा क्योंकि हम बॉडी को हमने हवा में रखा हुआ है और गेंद की मदद से हम अपने कोर को, अपने जिस्म को मतवाज़न रखने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी और फोकस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल्ड कोई जल्दी नहीं करनी है क्योंकि हमारा फोकस जो है फोकस पे है, हमारा फोकस जो है स्टेबिलिटी पे है। साथियों, इस हर वर्जिश की हरकत के जो हमने रेपिटेशंस करने हैं साथियों, कितने होने चाहिए आपके? 10 रेपिटेशंस करने हैं। अभी तो हमने वर्जिश शुरू की थी, हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। जल्दी से चलते हैं अगली वर्जिश की तरफ। साथियों, क्या करना है, हमने बॉल रखी इस तरीके से पेट के नीचे, कंधों के इक्वल आपका हाथ होगा, हाथों की उंगलियां खोलिए ताकि आपकी स्टेबिलिटी अगेन बढ़े। अब हमने क्या करना है, हमने एक हाथ रखा, एक पाँव, और हमने अगेंस्ट द बॉडी हमने लिफ्ट करना है। जैसा कि अभी मेरा उल्टा हाथ है और सीधी टांग है, एक्सटेंड करना है यहाँ पे, कंट्रोल्ड ऑल द वे, पूरा बॉडी का वेट कंट्रोल करना है। और साथियों, ये थी हमारी योगा बॉल के साथ, एक्सरसाइज बॉल के साथ वर्जिश की 3 हरकत। अगले किसी सेगमेंट में एक्सरसाइज के मज़ीद हरकत लेके आएंगे क्योंकि फुल बॉडी हमने करना होता है। साथियों, ये था हमारा आज का सेगमेंट। अभी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में आपके लिए क्या है, लेंगे छोटी सी ब्रेक। सबीन वापस आएंगे, हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, कहीं मत जाएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बहुत अच्छी लग रही हैं आप, लाल लाल आज। थैंक यू सो मच। और आप ब्लू बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, मैंने तो कहा कि जब मानसून शुरू हो गया है तो पानी के साथ हो जाए, लेकिन आपने उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो पैदा कर दी। हाँ, मैंने कहा लोग परेशान ना हो ज़्यादा कलर्स का बहुत, क्योंकि बिल्कुल सर, हर चीज़ डल होती है ना, तो फिर और सब तो डार्क कलर तो आप लोगों का मूड भी अच्छा होगा, ब्राइट एंड नाइस। लेकिन आज का टॉपिक मैंने स्टार्ट में भी अनाउंस किया था डॉक्टर साहिबा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। हम हमेशा होती है बरसात का मौसम आ गया, अब हम क्या करें, कौन कौन सी बीमारियां हमें लग सकती हैं। और अक्सर औकात आपको जो बीमारी हो रही होती है आपको पता भी नहीं होता कि वो कौन सी बीमारी है। सिम्टम्स से आप खुद से मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं जो जिससे सिचुएशन आपकी मजीद वर्स भी हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि बरसात के मौसम में फैलती हैं और बेसिकली कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिनका हमें पता ही नहीं चलता? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आजकल तो ये भी हो गई है कि हर बीमारी को इंसान कोविड समझता है। तो हल्का सा बुखार हुआ, जुकाम हुआ, जो आज तक कितनी दफ़ा होता है, हर दफ़ा जब बरसात का मौसम आता था तो लोगों को, क्योंकि ह्यूमिडिटी हो जाती है, नमी बढ़ जाती है, तो तरह तरह की कोल्ड होता है, फ्लू होता है, बार बार आपको खांसी, जुकाम, बुखार होता है। और साथ साथ बरसात में ये होता है कि आपका पानी जमा हो जाता है। अब जब पानी जमा हो जाता है तो उसके अंदर मच्छर पैदा होते हैं और मच्छरों की वजह से आपको डेंगू और मलेरिया होता है। और आपको पता है आजकल डेंगू का तो आउटब्रेक कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा आपने देखा होगा कि लाहौर और कराची में तो बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड भर गए हैं। वही आपने बात की, कोविड की बात की, लोग उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं जो कि देना चाहिए। लेकिन ये भी बहुत
हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी तादाद डेंगू पेशेंट्स की भी अभी हॉस्पिटल्स में नजर आ बिल्कुल रही है। एग्जैक्टली तो अभी हमें बहुत ज़रूरी है कि हम डिस्कस करें कि इसमें ये जो पानी जमा हो रहा है इससे ना सिर्फ ये कि मस्कीटोज बढ़ते हैं, मच्छर बढ़ते हैं, डेंगू मलेरिया फैल रहा है, आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि भाई ये डेंगू है, ये मलेरिया है, ये कोविड है, ये ज़ुकाम है। और फिर ये इन पानी से जब आप इस्तेमाल करते हैं इसको कुकिंग के लिए या पीने के लिए, तो फिर क्या होता है कि फिर आपका ये कॉलरा है, टाइफॉइड है, डायरिया जो आपको हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ये भी फैल रही है। तो ये सारी बीमारियां हैं और साथ साथ क्योंकि नमी इतनी ज़्यादा है, डैंड्रफ हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, स्किन पे इन्फेक्शन हो गए, वो जो वाइट वाइट से आप देखते हैं ना इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, साथ डैंड्रफ भी हो रही है, साथ दाने भी हो रहे हैं। तो ये सारे मसाइल हैं जो मिलके जो है मानसून में आते हैं। डॉक्टर साहब, एलर्जी भी बहुत ज़्यादा जिन लोगों को बेसिकली एस्थमेटिक एलर्जी होती है या उनको कोई पोलन से उनको इशू होता है, क्या ये भी ट्रिगर कर जाती है? नहीं, ये मानसून में नहीं होती क्योंकि पोलन सेटल हो जाता है मानसून में, वो आपकी बहार में आती है, जो इसलिए स्प्रिंग में आपका पोलन ज़्यादा होता है। इस वक्त वो चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन बाकी चीज़ें जो फंगल इन्फेक्शन है वो हो जाता है। और स्पेशली डेंगू के ऊपर तो मैं ज़रूर बात करूँगी क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम ये सोचते हैं कि जैसे ही खांसी, बुखार और ज़ुकाम हुआ तो शायद किसी को कोविड हो गया, तो ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ आपको सोर थ्रोट है, खांसी ज़ुकाम है, तो वो सीजनल फ्लू भी हो सकता है क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर आपका बुखार ऐसा है, फॉर एग्जांपल कि आपको बुखार तेजी से चढ़ता है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा शिवरिंग और कांपनी आती है, और उसके बाद आपका बुखार गिर जाता है, और फिर आपको साथ सूखी खांसी आ रही है, या फिर आपके लेफ्ट साइड पे जो दर्द हो रहा है ना, थोड़ा सा इधर से सूजन हो गई है स्प्लीन की और दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको मलेरिया है। उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है आपका कल्चर करता है, क्योंकि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है, वायरस नहीं होता, वो एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, उससे होता है। और ब्लड कल्चर में ही वो पैरासाइट जो है, स्मीयर उसे कहते हैं, ब्लड स्मीयर, उसमें दिखता है कि वो है कि नहीं। फिर आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स दी जाती हैं। आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स बहुत सारी हैं, सल्फाडॉक्सिन है, क्लोरोक्वीन, ये जो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कोविड में, वो एक्चुअली मलेरियल ड्रग है। तो वो आप यूज़ कर लेते हैं। और उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपने देखना है कि आपने फीवर को बहुत शूट नहीं होने देना, फौरन कोल्ड स्पॉन्जिंग करके उसे कम कर देना है। अब हम डेंगू पे आते हैं, तो डेंगू डिफरेंट है, होते दोनों मच्छर से हैं। एक जो है आपका एनोफिलीज मस्कीटो से होता है जो आपका मलेरिया है, और दूसरा इजिप्टी से होता है। लेकिन दूसरा जो है वो वायरल डिजीज है, डेंगू वायरस से होता है, फ्लैवी वायरस से। तो उसके थोड़े सिम्टम्स फर्क होते हैं। उसमें आपको हेडेक होता है, आंखों के पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है, बहुत सीवियर जॉइंट पेन होता है, फीवर उसमें भी होता है, लेकिन जॉइंट पेन, हेडेक, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, मतलब आंख के पीछे दर्द, और रैश हो जाता है, पहले फ्लैट और फिर जैसे मीजल्स का रैश नहीं होता उस तरह का रैश हो जाता है। अब इसमें केयरफुल होने की इसलिए जरूरत है कि इसमें उसकी तरह एनीमिया नहीं होता, इसमें आपके प्लेटलेट गिरते हैं। प्लेटलेट गिरने का मतलब है ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो इसमें कुछ भी हो जाए, आपने डिस्प्रिन या एस्प्रिन जो होती है, जैसे हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, वो आपने नहीं लेनी। आइपोब्रूफिन जो होती है, और ये केमिकल नेम्स हैं, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये सॉल्ट के नाम्स बोल रही हूँ, तो आपने ये वाली चीजें बिल्कुल नहीं लेनी होती है। आपने लेना ही है तो आप एसिटामिनोफेन ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि खुद से अपना इलाज नहीं शुरू करना, स्पेशली जब आपको फीवर आपको फील हो रहा है, तो खुद से दवाइयां लेनी नहीं शुरू करनी। आपको टेस्ट जरूर करवाना है ताकि आपको पता चले कि डेंगू है, मलेरिया है, या कि आपको वैसी ही कोई सीजनल फ्लू या ऐसी कोई चीज है। बिल्कुल। और डेंगू का टेस्ट भी पीसीआर होता है, तो आप कोविड के पीसीआर से मत कंफ्यूज करें। पीसीआर टेस्ट भी होता है और सीरोलॉजी और वायरोलॉजी दोनों कहते हैं, जिसमें हम आईजीएम, आईजीजी करते हैं ना, तो दोनों आपने टेस्ट कराना है। और डेंगू के लिए सबसे अच्छा है कि बहुत ज्यादा फ्लूइड्स लेने हैं, स्पेशली ये जो पपीता होता है, उसके लीव्स, उसके पत्तों का जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसके पत्तों को उबाल के पीना, बहुत ज्यादा जूसेस लेना बेहद जरूरी है। उसमें दवाइयां या एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता। ठीक है, तो वो नहीं, जो लोग दवाइयां ले रहे होते वो असर नहीं कर रही होती। डेंगू वायरल है ना, आप देखिए वायरस का यही तो प्रॉब्लम है कि वायरस को आप एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते। लोग कोविड में भी एंटीबायोटिक खाने लगते हैं, लोग एंटीबायोटिक, लोग स्टार्ट ही एंटीबायोटिक से करते हैं, बहुत गलत करते हैं। और ये वो तो इन्फेक्शन कंट्रोल करता है बेसिकली, अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। एग्जैक्टली, तो ये आपने देखना है। फिर दूसरा, आपने कहीं पे भी पानी को पनपने नहीं देना, स्पेशली अपने किचन में, सिंक के पीछे, बाथरूम में जो कमोड के पीछे वाली जगह होती है, जैसे बाल्टियों में लोग पानी स्टोर कर देते हैं, उसको आपने बिल्कुल खाली करके ड्राई करना है। फिर आपने अपने ऊपर मस्किलो रिपेलेंट लगा सकते हैं, जो DEET वाला होता है, मस्किटो नेट जो मच्छरदानियां होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने डार्क कपड़े नहीं पहनने, लाइट कपड़े पहने, और फुल स्लीव्स कपड़े पहनने की जरूर कोशिश करें। जितना ज्यादा आप अपने आप को कवर्ड रखेंगे मच्छरों से उतना अच्छा है। वेल वेंटिलेटेड रखें अपनी जगह को कि ड्राई हो जाए, नमी ज्यादा ना हो, क्योंकि जितनी ज्यादा नमी पैदा होगी और जगहों पे ये कोने खुदरों में पानी जमा होगा तो उतना ज्यादा
और शाम के जो है। टाइम बेसिकली लोगों की आदत होती है वॉक करने की, हाँ। पार्क्स में जाने की, तो अक्सर औकात लोगों को वहाँ से भी डेंगू हो रहा था क्योंकि बिल्कुल। मच्छर वगैरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, पानी जमा होता है पार्क्स में। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे इसमें मैं कहूँगी सफाई का बहुत ज़्यादा किरदार बहुत, है कि सफाई तो आप वाकई। पार्क्स में पानी मत जमा होने दें। आपकी कम्युनिटी का पार्क है तो वहाँ पर आप जाकर इंतज़ामिया को बता सकते हैं, खुद से आपको खुद भी स्टेप कर लेने सकते की हैं, आपको ज़रूरत खुद है। भी अच्छा फील होगा कि आपने हाँ। कम्युनिटी सर्विस की है, कितनी लोगों की आपकी वजह से जान बच रही है। तो बिल्कुल आपने हर जगह से ड्रेन आउट करना बड़ा ज़रूरी है, गंद जमा हुआ है वो नहीं जमा होने देना। एक तो आपने ये करना है, और फिर जैसे मैंने दूसरी भी चीज़ों का आपसे जिक्र किया कि एक तो ये हो गया, चलो डेंगू मलेरिया हो गया, फिर बहुत ज़्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है, कॉलरा और टाइफॉइड होना शुरू हो गया है, क्योंकि आपका हमारा ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, नालियाँ हैं, उनके ऊपर ढक्कन नहीं है, लोग बाहर ही डेफिकेट कर रहे होते हैं इधर उधर, आपने देखा। तो उसमें फिर जब पानी मिलता है, उसी पानी के ऊपर जो है ना हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, पेट में दर्द हो गया, साथ डायरिया शुरू हो गया। और डायरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे पहले कि चीज़ कॉम्प्लिकेट हो, आपने उसको ORS देना है, उसका रिहाइड्रेशन करना है, मतलब पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। पानी दें, उसमें चुटकी भर नमक और चीनी मिलाकर साथ उसको पिलाते रहें। कोई एंटीबायोटिक वगैरह से पहले सबसे पहले ये देखें कि बच्चा जो है या बड़ा भी रिहाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेट ना हो। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉनसून के अंदर। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था अभी इसको डिस्कस करना, बिकॉज हर तरफ अगर हम देख रहे हो अपने सर्कल में लोग बहुत बीमार होते जा रहे हैं और उनको खुद से बता रहे हैं हमें कोविड हो गया, हमें मलेरिया हो गया, हमें डेंगू हो गया, तो टेस्ट वगैरह कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। और जो भी आपने प्रिवेंशन बताई उनको अपनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस मौसम को एंजॉय कर सकें। हर मौसम एंजॉय करने के लिए होता है, बीमार होने के लिए थोड़ी होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा, इतना इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। Have a good day. You too. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने एक गेस्ट से जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट हमारे गेस्ट हैं आज के। असरार शाह साहब, कौन नहीं जानता उनको, बहुत फेमस सिंगर है, पाकिस्तानी सॉन्ग राइटर भी हैं। लाहौर में प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था, तौसीक हैदर साहब हमारी आज उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इंस्पिरेशन उनकी क्या थी और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, उनकी जर्नी कैसी रही बेसिकली स्टार बनने की, बिकॉज़ वो एक स्टार ही है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।